वेलकम बैक एवरीवन। आज जो है हम चैप्टर 1 को देखेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, दी मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक आउट देयर। इसमें हम पढ़ेंगे द मीनिंग ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आईएसएस पढ़ेंगे और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ऑडिट जो होता है वो क्या होता है? व्हाट इज ऑडिट? ये आपके जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, कोई आपका अकाउंटिंग सिस्टम होता है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है आपके अकाउंट्स की जो मैनेजमेंट ने बनाई होती है, तो उसे कहते हैं ऑडिट। अब ये ऑडिटर ऑडिट क्यों करता है, एग्जामिन क्यों करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ? ये इसलिए कर रहा होता है ऑडिट ताकि वो एक ओपिनियन दे सके कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रूल्स के मुताबिक बनी है, वो बिल्कुल जो बात मैनेजमेंट कह रही है कि हमने ऐसे किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल वही शो किया है या उससे कुछ डिफरेंट है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? आपका जितना भी हिस्टोरिक डाटा होता है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन, उसके रिप्रेजेंटेशन जिसमें डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज में अगर डिफ चेंज आया है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने थे, चेंज आया है, तो वो क्या चेंज आया है, वो क्यों चेंज आया है, ये हम बताते हैं सारा। ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आपका IAS 1, हमारे पास 6 फाइनेंशियल स्टेट कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे आप बैलेंस शीट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं आप, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। तो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ये जो है हमें क्या कह रहे हैं, इस पैराग्राफ में हमें क्या रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि audit is an official examination of accounts or counting standards of an entity by an auditor. When an auditor examines the accounts of an entity, what is he looking for? कब examine करता है, क्यों examine करता है? The main objective of an audit is to enable auditor to convey an opinion as to whether or not financial statements of an entity are prepared according to applicable financial reporting framework. यहाँ तक क्लियर है कि वो उसने एक ओपिनियन अपना कन्वे करना होता है, एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है और फिर कन्वे करना होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी है कि नहीं बनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर उसने बताया क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ historical financial information including disclosures intended to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time। आपके हिस्टोरिक डाटा की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें डिस्क्लोजर्स भी इंक्लूडेड होती हैं ताकि एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और उसकी ऑब्लिगेशंस एट अ पॉइंट इन टाइम कम्युनिकेट की जाए, और द चेंजेस देयर इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो चेंजेस आई हैं इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो चेंजेस हम बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एज पर IAS 1: financial position, comprehensive income, changes in equity, cash flows, note to financial statements, comparative information prescribed by standard। अब आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो आपका जो है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है, मैनेजमेंट समझती है अप्रोप्रिएट है। ठीक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जिनकी सुपरविजन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो भी समझते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, ताकि अपने एंटिटी के नेचर को देख के कि एंटिटी का नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर वो फ्रेमवर्क लगाती है। अब पाकिस्तान में क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 है, तो हमारा जो फ्रेमवर्क है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ, लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी, डिसाइडेड बाय लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो हमारा कंपनीज एक्ट 2017 है। उसके बाद हमारे होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में जो है,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएस और आईएफआरएस है। द ऑडिटर seeks to express an opinion as a result of audit work that he does. फिर आगे आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी। अब ये क्या है? ये जो है बड़े क्लीशे से कॉन्सेप्ट है जो कि बिजनेस लॉ में आप पढ़ के आ गए हो, लेकिन इनके ऊपर पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ है क्राइम बेस्ड। स्टीवर्डशिप क्या होती है? विद इन एन एंटिटी जो डायरेक्टर होता है ना, उसका रोल होता है स्टीवर्डशिप का। वो कंपनी के एसेट्स को शेयर होल्डर के बिहाफ पे उनकी टेक केयर करता है। और जो होते हैं छोटी कंपनीज में, जो छोटी कंपनी होती है उनमें शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें ये दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। अब एजेंसी का क्या रिलेशनशिप है? अब रिलेशनशिप ऑफ शेयर होल्डर्स विद रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्टर्स, इसको आप कह सकते हो एक एजेंसी रिलेशनशिप है। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन वन पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन इज वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, और जिसके लिए वो काम कर रहा होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। जिस तरह आप किसी को जो है अपने बिहाफ पे बोलो कि मेरे बिहाफ पे ये काम करो, उसको हायर करो, तो आप प्रिंसिपल हो, वो आपका एजेंट है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजेंट की? दैट ही वर्क्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उसको आप तो आपने जो बंदा हायर किया, आप यही एक्सपेक्ट करोगे ना यार ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन लेगा, बेस्ट डिसीजन लेगा, और वो जो डिसीजन लेगा आपके बिहाफ पे उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ही इज अकाउंटेबल टू रिपोर्ट टू यू। तो इसी तरह जो है डायरेक्टर्स भी अकाउंटेबल हैं कि वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करें, तो ये एजेंसी है। उसके बाद जो है डायरेक्टर्स अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे शो करते हैं? अकाउंटेबिलिटी जो है वो जो रूल जो है जो लॉ ने बताया हुआ है, वो डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, एंड दिस इज अ वे टू कम्युनिकेट एंड शो अकाउंटेबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स। अब इसको एक दफा हम रीड कर लेते हैं कि जो है अब ये ओनर ऑफ द बिजनेस अलग पर्सन हो सकता है, और पर्सन और इंडिविजुअल हु मैनेज दी एंड कंट्रोल्स द बिजनेस वो अलग हो सकते हैं। दे ऑफन ये होता है दे आर नॉट द सेम पर्सन। अब जिस तरह शेयर होल्डर जो है वो ओन द कंपनी एंड कंपनी इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय डायरेक्टर्स। अब ये जो है आपका स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्टर्स हैव स्टीवर्डशिप रोल। डायरेक्टर्स का क्या रोल है? स्टीवर्डशिप रोल है। दे लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी and manage them on behalf of the shareholders. In small companies, shareholders may be same people as the director. However, in most large companies, the two groups are different. Stewardship का रोल है डायरेक्टर्स लुक आफ्टर द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे मैनेज करते हैं, कंपनी के एसेट्स की लुक आफ्टर करते हैं। अब एजेंसी का रिलेशनशिप क्या है? शेयर होल्डर्स, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के ऊपर बेस्ड होता है। The concept of agency applies whenever one person or group of individuals act as agent on behalf of someone else, the principal. जिसके बिहाफ पे काम करेंगे वो प्रिंसिपल होगा, जो काम कर रहा है वो एजेंट होगा। The agent has a legal duty to act in accordance in the best interest to The agent has a legal duty to act in the best interest of the principal. Principal के best interest पे काम करना चाहिए, and should be accountable to the principal for everything that he does. Obviously accountable होगा to the principal for everything he does. अब ये accountability क्या होती है? Accountability होती है कि as agents for the shareholders, the board of directors should be accountable to the shareholders. Agent है तो भी director should be accountable to shareholders. In order for the director to show this accountability, कैसे show करेगा director accountability to shareholders? It is general principle of the company law that directors are required to prepare annual financial statements. Annual financial statements बनाएगा which are presented to the shareholder for the approval. फिर shareholder को represent की जाएगी for वो annual financial statements और फिर वो approve होंगी। The audit report independence, materiality and true fair. आपका जो अब ये हिस्ट्री लिखी हुई है कि यार ऑडिट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इजिप्शियन और रोमन एम्पायर से स्टार्ट हुआ था। मेडिवल टाइम्स में जो आपके फ्यूडल बैरन्स होते थे वो इंश्योर करते थे कि उनके स्टीवर्स और टेनेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है, तो वो फिर ऑडिटर्स हायर करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक और कंसेप्ट हो गया कि जो है क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये फिर एक वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट बन गया। फिर उसको आज हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट।
And auditor reports to shareholders on financial statements produced by company's management. डायरेक्टर जो है वो अपनी सुपरविजन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करने से पहले ऑडिटर इनको चेक करता है और फिर जो साथ अपनी ऑडिट रिपोर्ट अटैच करता है, क्या ऑडिट रिपोर्ट अटैच करता है, और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद एनेक्स्ड जो है ऑडिट रिपोर्ट ये शेयर होल्डर्स को आप देते हैं। अब की फीचर्स क्या होते हैं इसके? की फीचर्स ये होते हैं कि जो ऑडिटर जो रिपोर्ट आपको दे रहा होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स होना चाहिए प्रोड्यूसिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वरना तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ऑडिटर तो वो तो जो है वो रिलेशनशिप के वजह से वो बायसनेस उसमें आ जाएगी और वो एक हो सकता है कि सही ओपिनियन ना दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दैट इज व्हाई ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्टर जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी सुपरविजन में बनाई होती हैं। द रिपोर्ट गिव्स एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू or present fairly the position of the entity, the position result of the entity। ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एंटिटी की जो पोजीशन है कि एंटिटी आगे चल सकती है, गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है, वो सही बता रही है कि नहीं बता रही, और जितनी भी अमाउंट्स लिखी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स वो ठीक हैं कि वो ठीक नहीं है। This the report considered that the financial statements give true and fair view in all material respects. The concept of materiality is applied reaching the audit opinion. Independence of the auditor, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपके डायरेक्टर से, अदरवाइज रिपोर्ट विल हैव लिटिल वैल्यू, अदरवाइज रिपोर्ट की कोई वैल्यू बहुत कम होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। इफ ही इज नॉट इंडिपेंडेंट हिज ओपिनियन इज लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली आप अगर अपने आपका दोस्त डायरेक्टर है, आप ऑडिट करने जा रहे हो, उसने तो आपको फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके इमोशनली वो करके तो उसको कहना कि यार इतना फिर सख्त ओपिनियन ना दो, अगर आपका एडवर्स ओपिनियन आ रहा है तुम क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। In contrast to external auditors, internal auditors may not be fully independent from directors, although they may be able to achieve sufficient degree of independence। बड़ी क्लीशियस सी लाइन है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो होते हैं वो उस हद तक इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर सकते जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर फुली आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर ये हम आगे जाके देखते हैं। एंड फेयर व्यू, फेयर प्रेजेंटेशन, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमने ये देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही। इसमें जो है थोड़ी आप एडिशन कर सके, ठीक है, रूल्स में और लीगल रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा एडिशन होके कंडीशन ये है कि ट्रू और फेयर व्यू दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The auditor reports on whether the financial statements give true and fair view or present fairly the position of the entity at the end of financial year and the performance of the entity during the period। End of financial year में auditor report करता है whether financial statements give true or fair view या during the performance of the entity। The auditor does not certify or guarantee that financial statements are correct। ऑडिटर कभी भी ये नहीं बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमने अपनी वर्डिंग बड़ी टेक्निकल डिप्लोमेटिक वर्डिंग रखनी पड़ती है कि दे रिप्रेजेंट फेयरली, ठीक है, प्रेजेंट फेयरली, इसमें हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, हम कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। In preparing the financial statements, a large amount of judgment is exercised by the auditor. Similarly, judgment is exercised by the director. Similarly, judgment is exercised by the auditor in reaching his opinion। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जजमेंट्स चाहिए होती हैं डायरेक्टर को, फिर आपका जो ऑडिटर होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हुए इन रीचिंग हिज ओपिनियन उसको जजमेंट से वो रीच करता है। तो द phrases true and fair view and present fairly indicate that a judgment is being given and that financial statements can be relied upon and have properly prepared in accordance with appropriate financial reporting framework। यार आप रिलाई कर सकते हो उसके ऊपर, लेकिन ये नहीं कि वो एब्सोल्युटली ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस उन्होंने भी है। इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है? ऐसा ऐसी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसी अगर गलती हो जाए जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट कर सके, उससे हम बोलते हैं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है।
Auditor reports in accordance with the concept of materiality. He gives opinions on whether financial statements present fairly in all material respects the financial position and performance of the entity. Information is material if, on the basis of financial statements, it could influence the economic decision of the users. Economic decision अगर आपका influence हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कंपनी के एसेट हैं 1 मिलियन स्टेटमेंट हुई है 100 रुपीज की, तो ये बड़ी मटीरियल सी है इसका। अगर ये हो भी गई है तो यूजर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, यूजर इंटरेस्टेड नहीं होते। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आपका 5% होना चाहिए, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स का 1% होना चाहिए, रेवेन्यू का 1% होना चाहिए, फिर जाके ये मटीरियल बनती है। तो ये आपका नहीं बन रही 5%। अगर आप लेकिन आप 2 लाख देखें ये 5% बन रही है, तो फिर ये मटीरियल है, विच आर नॉट इन फैक्ट कवरिंग विद रिटर्न ऑफ दैट। Applying the concept of materiality means that auditor will not aim to access every number in the financial statements. He will concentrate his effects on more significant items in the financial statement. अब हम हर जो है ट्रांजैक्शन चेक कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन में आ जाती है। बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा होती हैं, हम क्या करते हैं, हमारा ऑडिट बेस्ड होता है सैम्पलिंग के ऊपर। सैम्पलिंग के ऊपर भी जो फिर होता है, एक सैम्पलिंग रिस्क होता है, एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है कि हमारे सैंपल में जो जिस ट्रांजैक्शन में गलती थी हमारे सैंपल में वो आई है, अगर नहीं आई तो इसका मतलब कि हमारा वो सैम्पलिंग रिस्क के अंडर आएगी। इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन देते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस को भी नहीं देते। स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। अब मोस्ट कंपनीज में ये एक आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट लगा दी गई है कि आप जो है एनुअली एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट कराओ, ठीक है, उससे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन अब जो है इनकी एग्जाम्पशन क्या होती है, अगर एंटिटी वो है, आपका सोल ट्रेडर है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपके क्लब्स हैं, आपकी सोसाइटीज हैं, इनको यूजुअली जो है ये एग्जेम्प्ट होती हैं, अपनी मर्जी से कराना चाहे तो करा सकते हैं। या फिर ऐसी स्मॉल कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से कम है, ठीक है, जिसका शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन और सच हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय कमीशन फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट्स। However, in many companies, smaller companies are exempt from this requirement for an audit. Other entities such as sole trader, partnership, club societies are usually not subject to statutory audit and audit requirement. अपनी मर्जी से कराएं तो करा लें। Small companies and these other entities may not have to voluntarily may decide to have a voluntary audit, may decide to have a voluntary audit, even though this is not required by laws required नहीं है, voluntary कर सकते हैं। In Pakistan, Companies Act 2017 exempts a private company having paid up share capital not exceeding 1 million or such higher amount as may be notified by commission। अच्छा, अभी यहाँ पे जो confusion create होगी वो paid up capital है, ठीक है, authorized share capital नहीं है, paid up capital है। अब यही क्वेश्चन आ गया, ये आपका आ गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। Stewardship क्या है, डायरेक्टर्स मैनेज रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। अकाउंटेबिलिटी क्या है, डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल थ्रू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू शेयर होल्डर्स, पूरा लिखो, ठीक है। और फेयर प्रेजेंटेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल मटीरियल एरर्स एंड बायसनेस इन रिस्पेक्ट of presenting the position of the company and in respect of in all material aspects। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्टेचुटरी ऑडिट जो है आपका हर साल, जिस तरह हमने ऊपर देखा है कि आप हर साल आपका ऑडिट कराना पड़ता है। कुछ कंपनीज एग्जेम्प्ट होती हैं, जिस तरह जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन है। अब ये क्या होता है, अब आप ऑडिटर को अपॉइंट कब करते हो, जो पहला ऑडिटर होता है ना आपका, उसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी कंपनी बनी, कंपनी बनने के 90 डेज के विद इन जो है आपको ऑडिटर को हायर करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और ये इसकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, टेन्योर कितना होता है, टिल दी फर्स्ट एजीएम। टिल दी फर्स्ट एजीएम दोबारा देखते हैं, जो फर्स्ट ऑडिटर है आपका, आपकी कंपनी बनी उसके 90 दिन डेज के विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बोर्ड विल अपॉइंट दी फर्स्ट ऑडिटर एंड फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक वो जो है ऑफिस अपॉइंट करेगा।
फिर आगे आ जाता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन होता है? फर्स्ट ऑडिटर के बाद आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर जो है आपका उसकी टेन्योर खत्म होगी। फिर जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें जो है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ये आपका ऑडिटर रख सकते हैं, लेकिन ये सोनली शेयर होल्डर्स के ऊपर होता है कि शेयर होल्डर्स ने वो वाला ऑडिटर रखना है कि नहीं रखना। तो आपके शेयर होल्डर्स इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड एंड विद द consent ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, सॉरी दैट वाज मॉस्किटो। फिर अगर आप फिर जो है अगर आप भूल जाओ, डायरेक्टर जो हैं वो फर्स्ट उसको ऑडिटर को अपॉइंट करना भूल गए हैं, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना अगर भूल गए हैं, तो फिर विद इन 90 डेज भूल गए हैं, तो फिर जो है कमीशन उसको उनको उसको ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अगर आप सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना भूल गए हो एजीएम में, तो फिर कमीशन अपॉइंट करेगा। अगर जो है आपका कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है और उसको आपने 30 डेज के विद इन नहीं वो किया, कैजुअल वैकेंसी को 30 डेज के विद इन आपने फिल नहीं किया, तो फिर बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा। और अगर कोई ऑडिटर जो है अनविलिंग टू वर्क एक्ट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, फिर दूसरा ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? वो कमीशन उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं एक दफा। फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द लॉ विद इन 90 days, within 90 days of the date of incorporation of the company, and the auditor or auditors so appointed shall hold office until conclusion of the first AGM। ठीक है, विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट होगा और फर्स्ट एजीएम तक होल्ड ऑफिस करेगा। होल्ड। उसके बाद आगे आता है आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर। Every company shall, at each annual general meeting, appoint an auditor or auditors on the recommendation of the board after obtaining consent of the auditor to hold office from conclusion of that meeting until the conclusion of the next annual general meeting। उस एजीएम तक, अगले एजीएम तक, ये जो आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर है ये ऑफिस होल्ड करेगा। इसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे और किसके ऊपर? रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड के ऊपर अपॉइंट करेंगे। अगर आप भूल जाते हो, द कमीशन में अपॉइंट a person to fill the vacancy in the cases if the company fails to appoint first auditor within 90 days of incorporation of the company, the auditor, subsequent auditor at AGM, an auditor in the office to fill up casual vacancy within 30 days, within 30 days after occurrence of casual vacancy अगर हुई within 30 days नहीं आपने ऑडिटर को रखा, तो फिर जो है कमीशन उसको, जो आपकी कमीशन होगी वो उसको अपॉइंट करेगी। और कोई ऐसा ऑडिटर जो कि छोड़ के अनबिलिंग है, वो नहीं है ऑडिट करना चाह रहा, कमीशन हायर करेगी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? कैजुअल वैकेंसी होती है कि ऑडिटर अपनी टर्म के बीच में ही जो है वो या तो रिजाइन कर गया, या तो उसको रिमूव कर दिया गया है, या तो उसकी डेथ हो गई है। इसकी वजह से जो वैकेंसी आती है उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। जब कैजुअल वैकेंसी आती है, तो अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया या उसकी डेथ की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, तो ऑडिटर 30 डेज के विद इन, जो बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो 30 डेज के विद इन जो है वो आपके कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे विद द कंसेंट ऑफ द अपकमिंग ऑडिटर। लेकिन जो है अगर उस ऑडिटर को रिमूव किया गया है, तो फिर जो है आपके जो बोर्ड होगा वो प्रायर अप्रूवल लेगा आपकी कमीशन से। एससीसीपी कमीशन से प्रायर अप्रूवल लेगा, ये डिफॉल्ट केस है। कमीशन से प्रायर अप्रूवल लेगा और फिर जो है वो ऑडिटर करेगा। ठीक है, पहले दो केसेस में विद इन 30 डेज जो है आपकी कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल कर देगा। लेकिन अगर उसको ऑडिटर को रिमूव किया गया ताकि फिर इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल ब्रीच ना हो, तो क्या होगा? वो आपका बोर्ड प्रायर जो है अप्रूवल ऑफ कमीशन से फिर ऑडिटर अपॉइंट करेगा। इसको एक दफा पढ़ के देखते हैं। कैजुअल वैकेंसी, द बोर्ड विल फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विद इन 30 days, but while any such vacancy, the surviving or continuing auditors or auditors if any may act। और जो बाकी ऑडिटर्स होगी, अगर एक कैजुअल वैकेंसी आई ना, बाकी ऑडिटर्स काम करते रहें। मोर ओवर एनी ऑडिटर अपॉइंटेड टू फिल एनी कैजुअल वैकेंसी शेल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। जब ये अपॉइंट होगा
वो नेक्स्ट एजीएम तक काम करेगा, ठीक है। आधा आधा साल गुजर गया, ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी राइज हुई, 30 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट किया, ठीक है। और वो भी काम करेगा, एजीएम तक काम करेगा, और फिर अपना टेन्योर पूरा करेगा फिर, जिसका उसका हाफ ईयरली टेन्योर रहेगा ना, वो पूरा करेगा उसको। However, where auditors are removed during their tenure, अगर ऑडिटर्स को रिमूव किया गया है, the board shall appoint the auditor with trial approval of the commission। पहले कमीशन से अप्रूवल लेगा, फिर वो उसको हम वो करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय एसईसीपी, ये वही बात है, दोबारा वही बात आ गई है कि यार फर्स्ट ऑडिटर नहीं हायर किया आपने विद इन 90 डेज, तो जो है वो कमीशन अपॉइंट करेगा। वेयर द कंपनी फेल्स टू अपॉइंट ऑडिटर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, commission may either on its own motion on an application made by the company or any of its members direct the company to make good the default within such time as may be specified by the order। आपने विद इन 90 डेज नहीं डिफॉल्ट केस किया है, विद इन 90 डेज आपने नहीं ऑडिटर हायर किया, तो जो है कमीशन कंपनी को बोलेगा, कमीशन कंपनी को बोलेगा इतना टाइम मैंने तुम्हें दिया है, टाइम एक्सटेंड, इतना टाइम तुम्हें दिया है, इस टाइम के अंदर अंदर तुम ऑडिटर हायर करो, ठीक है। ये वर्डिंग आपने चेंज करनी तो कर लेना, ये जरा मुश्किल वर्डिंग है, मेक गुड द डिफॉल्ट विद इन सच टाइम एज में बी स्पेसिफाइड। ये जो तुम डिफॉल्ट कर रहे हो इसको सही करो विद इन, ये जो तुम्हें मैंने टाइम दिया इसमें सही करो। अगर कंपनी नहीं उस एक्स्ट्रा टाइम में भी अगर अपना डिफॉल्ट ठीक नहीं करती, कमीशन शैल अपॉइंट द ऑडिटर, कमीशन शैल अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिन्यूमिनेशन ऑफ द ऑडिटर, रिन्यूमिनेशन ऑफ द ऑडिटर क्या होती है, जो आप ऑडिटर को उसकी सर्विसेज के बस पैसे देते हो। रिन्यूमिनेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड, कौन फिक्स करेगा उसको, जो पैसे दोगे ऑडिटर को वो फिक्स कौन करेगा, अगर आपने शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है एजीएम में, ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया एजीएम में तो शेयर होल्डर्स उसकी रिन्यूमिनेशन रिम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। अगर तो ये है कि उसको बोर्ड ने अपॉइंट किया या कमीशन ने अपॉइंट किया, तो जिसने अपॉइंट किया होगा वो उसकी रिम्यूनरेशन जो है वो फिक्स करेगा। अगला टॉपिक हमारा है रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स। रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स, अपने ऑडिटर अपॉइंट करने हैं, आपने ऑडिटर रिमूव करना है, ठीक है, रेजोल्यूशन लगता है उस पे। अब जो कंपनीज एक्ट है ना आपका, वो ऑडिटर ने रिजाइन करना है उसके बारे में ज्यादा गाइडेंस नहीं देता, लेकिन वो ये इसके बारे में जरूर गाइडेंस देता है कि अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है या ऑडिटर ने रिटायर जो रिमूव करना है, तो उस पे क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो कंपनी अपनी एजीएम से पहले ना ऑडिटर को रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तो कंपनी अपने एजीएम से पहले जो है वो एक नोटिस देगी शेयर होल्डर्स को कि इस एजीएम में आपका रेजोल्यूशन पास होगा, अगर आपने जो है अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर चाहिए तो उसके लिए जो है वो हमें नोटिस नहीं देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। लेकिन अगर आपने कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना है या ठीक है न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो आप एक नोटिस दोगे शेयर होल्डर्स को कि इस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, और वो रेजोल्यूशन क्यों पास होगा, वो रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। फिर आगे अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसके पास 10% ऑफ आपका वोटिंग, 10% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, तो वो अपना वो प्रपोज कर सकता है कि हम किसको ऑडिटर अपॉइंट करें, प्रपोज कर सकता है, ठीक है, किसको ऑडिटर अपॉइंट करें। लेकिन उसको एजीएम से पहले, एनुअल जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले जो है वो कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, और कंपनी जो है वो वाला नोटिस जो 7 दिन पहले आपके शेयर होल्डर ने दिया होगा कि मैंने ऑडिटर प्रपोज करना है, वो उसकी एक कॉपी जो है वो रिटायरिंग ऑडिटर को भेजेगी और वेबसाइट पे पोस्ट करेगी, रिटायरिंग ऑडिटर को भेजी और वो वेबसाइट पे पोस्ट करेगी, ठीक है। कि ये जो बंदा है ये 10% शेयर होल्डिंग रखता है, ये कहता है कि मैंने प्रपोज करना है, ऑडिटर प्रपोज करना है फॉर अपॉइंटमेंट विद कंसेंट ऑब्वियसली उस बंदे की,
और इसने 7 दिन पहले नोटिस भी दे दिया है, तो ये कॉपी है, रिटायरिंग डायरेक्टर ऑडिटर को देंगे और वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे। और जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा ना, अगर उसके अलावा आप कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, तो ये राइट दिया है लॉ ने रिटायरिंग ऑडिटर को कि वो एक लेटर लिख सके, एक रिटर्न लेटर लिख के कंपनी को देगा 2 दिन पहले एजीएम से। और वो जो है लेटर पढ़ा जाएगा आपकी एजीएम में, उसमें उसने बस ये बताया होगा कि मुझे रिमूव करने की वजह क्या है, और वो अपने आप को डिफेंड करेगा कि मुझे रिमूव क्यों नहीं करना चाहिए। ये रिटायरिंग ऑडिटर को लॉ ने वो दिया है, एक राइट दिया है। उसके बाद जो है ये, लेकिन ये लेटर जो लिखेगा ना बंदा, अगर ऑडिटर के बिहाफ पे रिटायरिंग ऑडिटर ने लिखा है, रिटायरिंग ऑडिटर को मैंडेटरी है वो फिर जो है मीटिंग अटेंड करे। और उसके बिहाफ पे किसी ने लिखा है तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो मीटिंग अटेंड करे। ठीक है। और विद इन 14 डेज एजीएम के विद इन 14 डेज जो है आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमने ऑडिटर के कंसेंट के साथ ऑडिटर हायर किया है, और वो रिटर्न पेपर जो है भेजने पड़ेंगे। इसको एक दफा रीड करके देखते हैं। Whilst the Companies Act does not give specific guidance as to resignation of the auditor, it does address the mechanics of resolution relating to appointment and removal of the auditor. Mechanics, ठीक है? Mechanics relating to resolution relating to appointment or removal of the auditors. Mechanic steps जो आपके होते हैं। The Act states, Act क्या स्टेट करता है? आपका जो Companies Act है, Act ये स्टेट करता है कि a notice shall be required for resolution at a company's annual general meeting appointing as auditor a person other than retiring auditor, other than retiring auditor a person auditor hire कर रही हो, new auditor hire कर रहे हो, तो notice shall be required for resolution at company, notice shall be required. A member or members having not less than 10% shareholding of the company will be entitled to propose any auditor for appointment whose consent has been obtained by him. 10% शेयर होल्डिंग है, इंटाइटल है वो, इंटाइटल है कि वो कोई ऑडिटर प्रपोज कर सके, लेकिन उस ऑडिटर की कंसेंट होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इसने मुझे प्रपोज करना है। लेकिन जो है a notice in this regard will be given to company not less than 7 days before the date of AGM. 7 दिन, ठीक है, नॉट नॉट लेस देन 7 days बिफोर, 7 दिन पहले आपने एजीएम से बताना है कि मैंने प्रपोज करना है और इसको प्रपोज करना है। फिर कंपनी शेल सेंड, ठीक है, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस टू रिटायरिंग ऑडिटर, और वेबसाइट पे पोस्ट करेगा, पोस्ट इन वेबसाइट। वेयर एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, the retiring auditor will have a right to make representation in writing to company at least 2 days before the date of जनरल मीटिंग। 2 दिन पहले जो है आपका ऑडिटर, जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा, वो रिप्रेजेंटेशन राइट करके कंपनी को 2 दिन पहले बताएगा। ठीक है। सच रिप्रेजेंटेशन विल बी रेड अलाउड, वो जो लेटर लिख के देगा रिटायरिंग ऑडिटर, वो जो है लॉ रिक्वायर करता है उसको एजीएम में ऊंचा पड़ा जाए बिफोर टेकिंग अप एजेंडास फॉर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर। However, where such representation is made, it will be mandatory for the auditor or a person authorized by him in writing to attend the general meeting. जब आप रिटायरिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, तो ये मैंडेटरी है कि उसको फिर प्रेजेंट होना पड़ेगा, या फिर वो किसी ऐसे बंदे को जिसको उसने ऑथराइज किया होगा कि वो उसके बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड कर सके, तो वो जो है उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है। Every company shall within 14 days के अंदर अंदर the company that from the date of appointment of the auditor, एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके 14 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। सेंड टू द रजिस्ट्रार इंटीमेशन देयर ऑफ टुगेदर विद कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की कंसेंट के इन राइटिंग, और जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो बतानी पड़ेगी। फिर रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स, द ऑडिटर और auditors appointed by the board or the members in annual general meeting may be removed through special resolution, स्पेशल रेजोल्यूशन से रिमूव हो सकता है। आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। फिर ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स हमारा रह जाएगा, और फिर
एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हमारे पास रह जाएंगे, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सो एवरीवन हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही काफी था। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो यू गाइस कैन आस्क।